हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है। यदि आप रेगुलर क्लासेस करते होंगे तो आई होप कि आपने सब वीडियो जरूर देखा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एंड सिलेक्टेड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपको याद होगा इतिहास के पहले क्लास में ही मैंने आपको पुरातत्व के बारे में बताया था। तो पुरातत्व क्या है, मैंने आपको बताया था कि जनरली जो पुरातत्व का संबंध होता है वो अभिलेखों से, सिक्कों से, खंडहरों से, स्मारकों से इत्यादि से इसका संबंध होता है। तो चलिए डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो समझते हैं क्या कहता है हमारा आंसर। तो कहता है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब क्या, कहने का मतलब है कि पुरातत्व वह टेक्निक है जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के अंदर छिपी हुई जितनी भी सामग्रियां होती है उनका खुदाई करके, अतीत कहने का मतलब जो हमारे पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी है, जो हमारे पास्ट के लोगों ने जीवन जिया, तो उन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं और उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यही याद रखिएगा, सिंपल सा डिफिनीशन यही आपका कहता है कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतीत कहने का मतलब जो पास्ट में हो चुका है, जो बीत चुका है। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण ये जो पुरातत्व होता है अपना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है, मैंने आपको 3 स्रोतों के बारे में बताया था, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। तो उसमें से आपका जो पुरातात्विक स्रोत भी आता है, पुरातत्व जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अब वैज्ञानिक तथ्यों पर क्या है, आधारित है। और हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों को ज्यादा मान्यता देते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्कों, अभिलेखों, खंडहर एवं स्मारक आदि की गणना की जाती है। मतलब क्या, मैंने आपको बताया भी था कि जनरली जो पुरातत्व का संबंध होता है वो आपका किससे होता है, वो आपका संबंध होता है सिक्कों से, अभिलेखों से, खंडहरों से और स्मारकों से। इसका जनरली क्या होता है, तो संबंध होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। चलिए, कहता है कि किसी भी सभ्यता के इतिहास की जानकारी के लिए पुरातत्व एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अगर आप एग्जामिनेशन में इतना आंसर लिखते हैं तो आपके जितने भी मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपको इतना मार्क्स मिल ही जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। बस यहाँ पर आपको समझ लेना है, क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाने का एक ही प्रयास किया है, एक ही बात को मैंने बार बार समझाने का प्रयास किया है कि हम लोग जितनी भी चीजों को पढ़ेंगे सारी चीजों को समझ कर पढ़ेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सिंपल वर्ड में अगर हम लोग पुरातत्व का डिफिनीशन याद करें तो पुरातत्व क्या है, तो पुरातत्व से हम लोग समझते हैं कि जिसका संबंध अभिलेखों से, सिक्कों से, स्मारकों से, खंडहरों से है, वही पुरातत्व है। यानी कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही पुरातत्व है। और पुरातात्विक स्रोत जो होता है इतिहास जानकारी में अपना एक अहम रोल अदा करता है। याद रखना है, मतलब कि पूरा इतिहास जानकारी में हमारे पास 3 स्रोतें मैंने आपको बताई थी। पहला जो मैंने आपको बताया था पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा विदेशी विवरण। तो चलिए, पुरातात्विक स्रोत जैसे आप यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी देखिएगा तो ये सब जो हुआ है खुदाई कर वहां पर प्राप्त किया गया है हड़प्पा सभ्यता में। जनरली जो हम लोग ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर पढ़ें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही जानकारियां प्राप्त हुई है। क्योंकि सोचिए उस टाइम में क्या था, ये सब जो लिखने का प्रचलन था और इस सभ्यता का अंत भी हुआ था, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से ही हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना और पता लगाया कि हमारे यहाँ भारत में सबसे पहले जो कोई अगर मानव सभ्यता थी तो वो था हड़प्पा सभ्यता। सेकंड हमारा देखिए प्रश्न कहता है, अभी मैंने आपको बताया कि पुरातत्व का संबंध किससे होता है जी, अभिलेखों से होता है। समझ में अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आए आप जरूर से जरूर पूछिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आपका ये हक है कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और जहां कहीं भी आपको समझ ना आए पूछने का जरूर से जरूर प्रयास करें। कोई शर्म वाली बात नहीं है, पूछना है तो पूछना है। चलिए, अभिलेख किसे कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि अभिलेख किसके अंतर्गत आएंगे, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आएंगे।
तो यहाँ पर कहता है कि अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक चित्र खींचते हैं। कहने का मतलब क्या कि अभिलेख जो होता है वो जनरली यहाँ पर सारे चीजों पर मैंने आपको बता दिया, स्तंभ, चट्टानों, लेकिन सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो पत्थरों पर ही लिखे जाते थे और मेटल यानी धातु पर भी लिखे जाते हैं। जैसे आपके कहीं कहीं पे तो ऐसे ऐसे अभिलेख मिले हैं जो कि सोने पे लिखा गया है, चांदी पे भी लिखे जाते थे। तो अभिलेख जो होता था स्तंभों पे, चट्टानों पे, गुफाओं पे लिखा जाता था। और इसमें क्या होता था, जो राजा महाराजा पहले के हुआ करते थे वो लोग अपने शासन व्यवस्था के बारे में लिखते थे, या कोई आदेश या फरमान अगर वो लोग जारी करते थे तो उसको क्या करते थे, अभिलेख पे खुदवा देते थे। और सिंपल सा बात समझिए, अगर कोई भी राजा महाराजा होगा तो अगर अभिलेख यानी कि अभिलेख इंस्क्रिप्शंस का अगर राइटिंग करवाएगा, अभिलेख लिखने का कार्य करवाएगा, तो सिंपल सा बात है कि वो अपने बारे में ही क्या करवाएगा, अपने शासन के बारे में लिखवाएगा और अपनी उपलब्धियों को क्या करेगा, बताएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो अभिलेख होता है उसमें हमें पुराने जो शासक हुए उनके उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। तो ये सब सारे के टर्म्स इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप ये सारे क्वेश्चंस करके आप एक बार जाइएगा, अपने क्वेश्चन बैंक को खोलिएगा और जितने भी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ईंट मनके तथा अस्थियां से, आप जाकर उस मतलब क्वेश्चन बैंक से आप प्रश्न को देखिएगा। अगर हर एक प्रश्न नहीं मैच किया तो फिर बोलिएगा, यानी कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे के सारे आपके वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको आपका ये हक बनता है कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में थोड़ा सा जानकारी और तो यस मैंने आपको बता दिया है। ऑब्जेक्टिव वाला क्लास आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता चल चुका होगा पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। मैंने आपको सारे कंसेप्ट दे रखे थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे यहाँ जो पुरातात्विक जो हुआ था, तो पुरातत्व का क्या जो स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में, और 1872 ईस्वी में पूरे भारत में पुरातत्व की खोज के लिए मतलब एक तरह से मतलब उत्खनन के लिए क्या किया गया था, निश्चय किया गया था। ये सब मैंने आपको बताया है। तो आप देखिए जितने भी मेरी वीडियो आती हैं सारे के सारे लिंक वीडियो होते हैं। होता क्या है कि जो चीज मैं बोर्ड पे नहीं डिस्कस कर सकता हूं उसे मैं अपने माइंड में मेकअप करके रखता हूं कि उसे मैं जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइम बता दूंगा, या जब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे उस टाइम बता देंगे। तो आपको क्या करना है, हर एक वीडियो देखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट अभी तक पुराने वीडियोस को नहीं देखे वो भी जरूर से जरूर देख लेंगे। तो थर्ड जो हमारा प्रश्न है ये लाजवाब प्रश्न है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप इग्नोर मतलब चाह कर भी इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहता है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, C14 विधि। समझिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में आप लोगों ने एनसीईआरटी में आपको पढ़ने के लिए मिला है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि C14 विधि के द्वारा इसका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया हड़प्पा सभ्यता का वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो कार्बन 14 विधि क्या है, आपको इसे समझना अच्छे तरीके से। देखिए ये तरह की एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक विधि है। तो यहीं पे इस बात को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और किसी भी वस्तु का ये मतलब समय मापने का ये कार्य करता है कि आखिरकार ये वस्तु कितनी पुरानी है, इसके बारे में बताता है। तो कैसे इसके बारे में हमें पता चलता है भाई, तो इसे भी समझ लेंगे। कहता है कि कार्बन 14 विधि वस्तु की कालावधि करने का मतलब वो कितने सालों तक इस धरती पर उसने एक्सिस्टेंस किया, कितना साल पुराना है, उसके बारे में मापने की एक वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। इसके अनुसार जब वस्तु या जीव अस्तित्व में होते हैं उसमें दो प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं। जितने भी वस्तु होते हैं या जीव, जितने भी वस्तु अस्तित्व में होते हैं, अस्तित्व कहने का मतलब कि अपने लाइफ में होते हैं, ऑरिजिन में होते हैं, तो उनमें दो तरह का कार्बन पाया जाता है। एक कार्बन जो होता है C12 और एक आपका होता है C14। तो दो तरह का उनमें कार्बन पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है कि दोनों का तो मात्रा समान होता है, ठीक है, शरीर में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लगभग एक अनुमान लगाया है कि 5730 वर्षों में, हर एक बुक में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप SBPD का बुक देखिएगा तो उसमें 5500 कुछ ईस्वी दिया है, 5500 कुछ साल दिया है, सॉरी। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सर्वाधिक जो है 5730 वर्षों में जो C14 की जो मात्रा होती है वो घटकर आधी हो जाती है। यानी कि दो तरह के कार्बन सारे के सारे जीव में पाए जाते हैं। समझिएगा, C12 और C14,
ठीक है, लेकिन C12 का मात्रा सब में सेम रह जाता है, लेकिन C14 की जो मात्रा होती है वो 5730 वर्षों में क्या होता है, आधा हो जाता है। मान लीजिए अगर हम लोग किसी चीज में अगर कार्बन की अगर मात्रा को मापते हैं तो अभी उसके 5730 वर्ष पहले जितना था और 5730 वर्ष क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट वो आधा हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, क्योंकि C12 की मात्रा हम लोग को उसमें से पता चल जाता है कि C12 की मात्रा भाई इतना है, ठीक है। तो अब देखते हैं C14 की मात्रा, तो देखते हैं कि C14 की मात्रा तो C12 की मात्रा से क्या हो गई, आधी हो गई। इट मीन्स व्हाट कि ये 5730 वर्षों क्या होगा, पुराना होगा, और आधा से भी कम है, तो हम लोग उसी पर कैलकुलेट करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु जितनी पुरानी मानी जाएगी, कैसे मानी जाएगी, जिसका जो होगा C14 की मात्रा जिसमें जितना कम होगा वो वस्तु उतना ही पुराना माना जाएगा। देखिए, जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। तो किसी भी वस्तु का कार्यकाल ये निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, देखिए आपको कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा बनाने के लिए भी, जिसे आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोग उसका आंसर लिखकर हमें डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप मत कीजिएगा, बिकॉज व्हाट्सएप में आपके एक तो होता है कि व्हाट्सएप में मैं उतने लोगों का कांटेक्ट नंबर सेव नहीं कर पाता हूं, प्लस में कि आपका नाम मतलब मेरे नज़र से हट जाता है। और जैसे ही आप अगर इंस्टाग्राम पर अगर सेंड करते हो प्रश्न को बनाकर आंसर को देते हैं आप, तो इससे आपको भी क्या फ़ायदा है कि आपका नाम मेरे नज़र में रहता है और हमें भी पता चलता है कि हाँ कौन बच्चे कितना ज़्यादा क्यूरियस हैं। और लास्ट के 3 मंथ्स में उन्हीं को केवल क्लासेस मतलब पर्सनली क्लासेस देता हूं, तभी जाकर रिजल्ट इतना अच्छा आता है। तो अगर आपको भी पर्सनली क्लास लेना है 3 महीने का लास्ट का, तो आपको भी अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा और प्लस में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना होगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, और हर संडे आपका टेस्ट चलेगा जी, जो चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे हर संडे को इसका टेस्ट करेंगे। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। यानी कि जो पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद कहने का मतलब जो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पता लगाते हैं उन्हें हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो जो पुरातत्वविद थे उन्होंने सर्वप्रथम अगर सिंधु सभ्यता में किसी नगर का पता लगाया था वो था आपका हड़प्पा। और इस महत्वपूर्ण सभ्यता का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जो कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने 1921 ईस्वी में क्या किया था, हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरें प्राप्त की थी। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। मतलब सिंपल सा वर्ड में अगर समझे तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल का क्या हुआ था, खोज हुआ था। यहाँ हड़प्पा नामक स्थल पे उत्खनन हुआ था। क्योंकि हुआ क्या, पहले इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ चुका था, ठीक है, लेकिन और भी यहाँ पे स्थलों की खोज हुई। मैंने आपको बताया कि 1500 से ज्यादा स्थलों की अभी तक खोज हो चुकी है, तो और भी स्थलों का खोज हुआ। तो वो सब स्थल जो थे वो सिंधु घाटी के आसपास नहीं फैले थे, सिंधु नदी के आसपास नहीं मतलब फैले हुए थे, उनका विकास सिंधु नदी के आसपास नहीं हुआ था। तो विद्वानों में एक मतभेद आया कि आखिर भाई हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कर रहे हैं, लेकिन और भी जो नगर हैं और भी जो आपके नगर हैं उनका जो है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं फले फूले हैं, तो कैसे हम उसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। तो इसीलिए एक मतलब सभी लोगों का मत हुआ और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और याद रखिएगा इसे कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जानता है। और इस सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाने का कार्य कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे ये जो हुआ रावी नदी के तट पे आपका हड़प्पा स्थित है। ध्यान रखिएगा सिंध मोहनजोदड़ो ये सब मैंने आपको बताया था। ये देखिए कालीबंगन, बनावली, ये सब आपका एनसीईआरटी बुक का ही मैंने यहाँ पे मैप आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा समझते चलिएगा। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो जरूर से पढ़िए, क्योंकि डायरेक्टली जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ऐसे जो भी साइड बुक होते हैं तो उसमें तो सारे के सारे टर्म डिस्कस रहते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। तो भैया हड़प्पा जो संस्कृति थी वो अपनी नगर योजना के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर नगरों का जो हुआ था विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, मैंने आपको बताया भी है, तो ध्यान रखिएगा। यानी कि नगर नियोजन के लिए क्या है जानी जाती थी, और जल निकास प्रणाली के लिए। जैसा कि आप फिगर में देखिए देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए नगर, यहाँ पर जो ये घर का एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाने का कार्य किया है, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही पिक है।
तो आप समझ सकते हैं इनके घर देखिए कैसे यहाँ पे लोगों ने घर बनाने का प्रयास किया है, मतलब इस तरह के हुआ करते थे, एक स्ट्रक्चर इसका डिजाइन किया गया है। और जल निकास प्रणाली की बात करें तो देख सकते हैं ये नाली है आपका, ये क्या है, नाली है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए, नाली देखिए यहाँ पे ये नाली है, ठीक है। और इसका एक विशाल प्रवेश द्वार, यानी कि पानी जो होता था यहाँ से क्या करता था, एंट्री लेता था। जब यहाँ पर लोगों को खुदाई करके पता चला तो यहाँ के लोग खड़े हैं जो पिक खिंचवाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाओं का वर्णन करें। तो नगर योजनाओं का वर्णन करना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बारी बारी से नीचे सारे के सारे टर्म्स आपको डिस्कस कर रखे हैं, तो उसे आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। और वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 6 नंबर हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाओं का वर्णन करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कोई विशेषता रही थी तो वहां की नगर जो नियोजन था, नगर बनाने का, लोगों का जो नगर बसाने का जो तरीका था, इसी के लिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में जाना जाता है, फेमस है, हाईलाइटेड है। तो सिंधु घाटी के लोग नगरों में रहने वाले थे, वे नगर स्थापना में बड़े कुशल थे। उन्होंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और रोपन जैसे अनेक नगरों का निर्माण किया। उनकी नगर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, जैसे आपको सड़क व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जल निकास प्रणाली के बारे में, स्नानागार के बारे में, अन्नागार के बारे में, इनकी ईंटों के बारे में। तो नीचे सारे के सारे टर्म्स आपको डिस्कस किए गए हैं क्वेश्चन के तौर पे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग जल निकास प्रणाली वाले प्रश्न को ही देखते हैं। कहता है हमारा प्रश्न, एक मिनट, हमारा प्रश्न करता है 7 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन करें। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे, यानी वो लोग नाली जो होता था उसे पाट कर रखते थे। पाटना मतलब समझते हैं, मतलब ढलैया करना, जो कैसे हम लोग करते हैं ढलैया करना। तो वो लोग सीमेंट से क्या करते थे, पाट देते थे नालियों को। वो नालियों को खुला छोड़ना हानिकारक समझते थे, अतः उन्हें ईंटों से पाटते थे, ईंटों से ढकते थे। स्त्रियों को नालियों में राख और कूड़ा डालने पर पाबंदी थी। राख कहने का मतलब जो गोएठा का जो होता है राख, तो पाबंदी था। और वर्षा के पानी की निकासी का विशेष रूप से प्रबंध था, यानी कि वो लोग इतने मतलब कुशल थे, उतने मतलब कुशल थे, हर चीज में कुशल थे। जल निकास प्रणाली से लेकर नगर बसाने तक, रोड से लेकर ईंट बनाने तक, हर कार्य में वो लोग क्या थे, वो कुशल थे। तो ध्यान दीजिएगा, सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि उन लोगों का सफाई की ओर भी विशेष ध्यान था। ये फिगर मैंने आपको बताकर समझाया भी, कैसे मैंने आपको सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे बताए। नेक्स्ट हमारा देखिए, यहाँ पर कहता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा, 8वां नंबर, हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। देखिए जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए VVI हैं, आप एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेते चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे PDF का मांग करते हैं। तो आप PDF का मांग क्यों करते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे PDF आपको पढ़ने में आसानी होती है, तो उसको मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करना हो तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलिए, तो हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। सारे के सारे चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासियों द्वारा जल संग्रह के लिए गुजरात के धौलावीरा नामक, देखिए धौलावीरा नामक स्थान का यहाँ पे फिगर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखिएगा। धौलावीरा नामक स्थान में तालाब मिला है जो कृषि सिंचाई के लिए पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। साथ ही अफगानिस्तान में से सौतगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों का चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी आप धौलावीरा के समझ सकते हैं। देखिए, कहता है आप NCERT का फिगर 1.5 देखिएगा तो समझ जाइएगा। धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से जलाशय आपका यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, समझ कर पढ़ते चलिए, काफी ज्यादा आपको फायदा करने वाला है। और ये क्वेश्चंस आपको खुद करना है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है वीडियो में। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, मतलब लेक्चर वाली वीडियो को, उसे जरूर से जरूर देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोगों में यही कमी है, आप लोग प्लेलिस्ट को चेक नहीं करते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालना है। मैंने आपको बताया था कि कितनी मीटर की चौड़ी सड़कें होती थी यहाँ पे। 10 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो मोहनजोदड़ो
आपका मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल एवं धौलावीरा, ये सब आपके 4 प्रमुख जो हुए नाम हो गए हड़प्पा सभ्यता के, तो याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, कौन सा जो नगर है किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से याद रखिएगा, दो का तो नाम याद रखिएगा। पहला कि हड़प्पा नगर का उत्खनन किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो का 1922 में राखलदास बनर्जी ने। तो ये 2 जो होता है इंपॉर्टेंट है। बाकी में मतलब उसके उत्खननकर्ता के बारे में तो नहीं पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैंने देखा है। 11 नंबर देखिए, मोहनजोदड़ो के स्नानागार का संक्षेप में विवरण कीजिए। देखिए आप क्वेश्चंस को पॉइंट वाइज भी बनाकर आंसर दे सकते हैं या इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट वाइज जैसे बनाइएगा तो होगा क्या, ये आपके पेज थोड़ा ज्यादा भरेंगे, तो उससे चेक करने वालों को भी लगेगा कि नहीं अच्छा ये मतलब लिखा है, इसके पास लिखने का तरीका अच्छा है। तो देखिए मैंने इस आंसर का पॉइंट वाइज में 2 पॉइंट देकर समझाने का प्रयास किया ताकि आप लोग आंसर लिखना सीख जाएं। खुद से भी आंसर लिखना सीखिए, क्योंकि खुद से जो कार्य किया जाता है वही आपके लिए फायदेमंद होता है। तो कहता है कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार का संक्षेप में विवरण लिखिए। तो मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानागार जो होता था अपना विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों की कला का अद्वितीय नमूना है जी। ऐसा अनुमान है कि यह जो स्नानागार है धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता था, जिसका आकार 180 यानी कि 180 गुने 180 वर्ग फुट का था। ऐसे आपको मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, बहुत सारे स्नानागार मिले हैं। दुर्ग होता था ना, दुर्ग जहाँ पे राजा शासन करते थे, निचली और दुर्ग, मैंने आपको बताया भी था, तो ध्यान रखिएगा। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार को पानी से भरने के लिए कुआं भी होता था, गंदे पानी की निकासी के लिए प्रबंध था। ये आप देखिए इस तरह से आप दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी आंसर दे सकते हैं या आप इसको पॉइंट वाइज भी बनाकर देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसी प्रश्न का आंसर कि मोहनजोदड़ो के स्नानागार के चारों ओर बरामदे होते थे, स्नानागार को पानी से भरने के लिए कुआं भी होता था। थर्ड पॉइंट में हम लोग बना देंगे कि स्नानागार से गंदे पानी की निकासी के लिए अच्छे जल निकासी प्रणाली का प्रबंध भी था, पानी भरने के लिए कुआं का प्रबंध था। तो आप बता सकते हैं स्नानागार का वो लोग उपयोग करते थे, कब उपयोग करते थे, तो कोई धार्मिक, जब कोई ऐसा माना जाता है कि जब कोई धार्मिक कार्य आता है, जैसे माने यहाँ कुछ धार्मिक कार्य होते हैं जब हम लोग नहाते हैं, उसी तरह से वो लोग भी धार्मिक कार्य में ही मोहनजोदड़ो के स्नानागार का उपयोग करते होंगे, इस तरह से माना जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्योंकि 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हड़प्पा सभ्यता से, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है, यानी जो ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको करा दिया है, जैसे अब रावी नदी, ये सब वो सब जितना भी था वो सब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में आपको करा दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने केवल 5 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखा, जो कि इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कोई बाहर आएगा, तो जो लोग नहीं भी अगर लेक्चर वाली वीडियो को देखते हैं वो लोग भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मैं बता दूं आपको कि अगर आप शुरू से कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़िएगा, मतलब एक सीक्वेंस के साथ पढ़िएगा, सारे वीडियोस को फॉलो करते चलिएगा, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी और आपको लगेगा रटने का मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीजें अपने आप माइंड में समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सारे के सारे वीडियो मेरे क्या होते हैं, लिंक होते हैं। कैसे, जैसे कोई में मैं मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में मैंने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव में डिस्कस कर दिया। कोई चीज क्या होता है मैं बोर्ड पे नहीं डिस्कस कर पाता हूँ, ठीक है, कोई चीज ध्यान से छूट जाता है तो बोर्ड पे भी डिस्कस नहीं हो पाता है, तो उसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में मतलब सर सभी जगह मिलाकर पूरे चैप्टर को एक कंप्लीट वे में आपको दे दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे वीडियोस को देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे डस्ट हो चुका है। तो प्लीज, और एक बात आपसे रहेगी, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं वीडियो को शेयर ही नहीं करते हैं, मैंने उनसे बहुत बार प्रयास किया वीडियो को शेयर कीजिए, एकदम व्यूज का तो मतलब समझिए बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए आप लोग। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का पतन के अनेक कारण है, ठीक है, और इसका 1750 कार्बन 14 विधि के द्वारा हम लोग जाने C14 तो आसपास हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, इस पर जो है विद्वानों का मतभेद है। मैंने आपको बताया भी, इस पर विद्वानों का भी मतभेद है। इसके पतन के अनेक कारण आपके क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। कुछ विद्वानों का जो है कि मानना है कि वो अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी और इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, यानी पहला जो मत है। यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट भी बनाकर लिख सकते हैं जी, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो पतन किस प्रकार हुआ, विद्वानों का अनेक प्रकार का मतभेद है। वो मतभेद निम्नलिखित है। पहला जो आपका कि सिंधु नदी में अचानक
बाढ़ आया होगा, यानी बाढ़ भी एक कारण रहा होगा इस सभ्यता के पतन का। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज भी बना सकते हैं या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि आप पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए पैराग्राफ में लिखा है, तो आप याद कीजिए इसको और इसको पॉइंट वाइज बनाकर, पॉइंट वाइज आप सजाकर, क्योंकि देखिए मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊँ वही मत याद कीजिए, आप खुद अपने माइंड से भी कुछ यहाँ पे लगाइए, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ अलग है, आपका दिमाग कुछ अलग है। आंसर राइट करने का हर व्यक्ति का अलग अलग माइंड होता है। तो आप लोग भी अपने माइंड से क्या कीजिए, इन सभी प्रश्नों का आंसर लिखिए, और जिनको अगर हमें दिखाने का मन है वो हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे हमें अपने जो भी वर्क आपने किया उसे आप सेंड किया कीजिए, वहाँ पे आपके वर्क को देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम एक अच्छा जरिया है जहाँ से आप लोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं यूज करते हैं वो लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हड़प्पा का अंत हो गया होगा, यह भी है। तीसरी मान्यता यह है कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आया होगा, भूकंप आया होगा तो इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। प्राकृतिक आपदा में आपके महामारी, भूकंप ये सब हो गए, तो भूकंप आया होगा, ये सब जो हो गए आपके हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का, मतलब ये सब हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण है। हालांकि कोई एक मतलब सटीक कैसे जानकारी मिलेगा, हम लोग इस सभ्यता के बारे में कहाँ से जाने, पुरातत्व से बजाने, तो जैसे वहां पे हमें साक्ष्य मिले उसी तरह से ना हम लोग कार्य को करेंगे, तो उसी तरह से हमें इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त है। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आपके ये सब थे। मैंने आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको वीडियो में भी बता रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, भले ही आपको मेरे समझाने का जरिया अगर पसंद नहीं आया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। तो प्लीज आप लोग एक अपना छोटा सा कमेंट और एक अपना प्यारा सा कमेंट वीडियो के जब एंड हो जाए वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना एक फीडबैक दीजिए कि और आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कि और हड़प्पा सभ्यता में आपको कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम है। जैसे किसी ने मुझे बताया था, किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर सरस्वती नदी आप घग्घर नदी आप बता रहे हैं, बुक में सरस्वती नदी है। मैंने उनको बताया कि किस तरह से वैदिक काल में घग्घर को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से भी आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये आप ध्यान दीजिएगा, मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट चेक करता हूँ, हर एक स्टूडेंट को कमेंट को इग्नोर नहीं करता हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट देखता हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, अपना एक फीडबैक दीजिए कि अब हमें क्या कराना चाहिए, कौन सा मतलब चैप्टर कराना चाहिए, ये सब फीडबैक आप देते रहिए, ताकि एक मतलब हम लोग एक हेल्पफुल वे में, आप भी कुछ हेल्प कीजिए, हम भी करेंगे। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, डायरेक्टली यही लिख देते हैं कमेंट में कि मैं डायरेक्टली आप पे डिपेंडेंट हूँ। ऐसा मत कीजिए, आप खुद पे डिपेंड रहिए, आप ही कर सकते हैं, जो भी करना है आपको करना है। मैं तो केवल आपको गाइड कर रहा हूँ, जो भी करना है आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आए। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।